हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट, आज हम IAS 40 जो अपना पिछले क्लास में चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना एक बार। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ स्कोप से रिलेटेड बातें करी थी कि स्कोप क्या होता है IAS 40 का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। आज उसी स्कोप को आगे बढ़ाते हुए, मैं पुराना रिवाइज नहीं करा रहा, ठीक है ना, ये मानते हुए कि आपने क्लास पढ़ रखी है, उसी स्कोप को आगे बढ़ाते हुए हम सीख रहे हैं कि कुछ IAS 40 और कुछ IAS 16 में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को ये स्टैंडर्ड दूर करता है। तो हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अपॉर्शनिंग प्रॉपर्टी बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है? जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है जो हमारे खुद के बिजनेस में काम में आता है, जिसपे IAS 16 अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब जिसपे IAS 40 अप्लाई होता है, और IAS 16 अप्लाई होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उनके बीच में कुछ हम ऐसे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें कई बार लोगों को लगता है यार कुछ डिस्प्यूट है क्या, बट डिस्प्यूट नहीं है, बस क्लैरिटी हमें चाहिए। तो क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला, मैंने ये 4 केस बनाए जो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो ये कुछ हमारा आज क्लास के अंदर एजेंडा रहेगा। फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रॉपर्टी कुछ हमने बिजनेस में इस्तेमाल करी और कुछ पार्ट हमने लेट आउट कर दिया, ठीक है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी। किसको किराए पे दी? एम्प्लॉइज को, ठीक है। अब वो चाहे किराए पे कम रेट पे दी है मार्केट से, या बराबर रेट पे दी है, ज्यादा रेट पे दी है, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। एंसिलरी सर्विसेज, इसमें कुछ बातें आएंगी होटल से रिलेटेड, और कुछ आपने सुना होगा कई बार जो ओनर होता है वो मेंटेनेंस के नाम से कई सारे चार्जेस लेता है, ठीक है ना। जैसे लिफ्ट का मेंटेनेंस ले लेता है और सिक्योरिटी के चार्जेस लिए जाते हैं। वो सब बातें अपन डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टी अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को या पेरेंट ने सब्सिडरी को किराए पे दी तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। अंदर एक एक के चलते हैं। सबसे पहला केस पढ़ते हैं अपन। मैंने 4 केस बनाए। केस नंबर 1, अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में भी काम में आ रही है और किराए पे भी दे रखी है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। पहले तो ये कहना क्या चाहता है। आपने देखा होगा कई बार कि जैसे एक सपोज शॉपिंग मॉल है बड़ा, ठीक है, उसके अंदर कुछ दुकानें हैं, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें से कुछ पार्ट हमने क्या कर रखा है? लेट आउट कर रखा है। कुछ पार्ट हमने लेट आउट कर रखा है, ठीक है, और कुछ पार्ट हमारे खुद के बिजनेस में काम में आ रहा है, इन अवर ओन बिजनेस। ऐसा होता नहीं होता? आप सोचो सपोज 3 या 4 दुकानें, नंबर ऑफ शॉप्स पे मत जाना, ठीक है ना, ये कितनी भी हो सकती है। सपोज 3 शॉप्स हैं, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, ठीक है। ये तीनों जो शॉप है, इसमें शॉप 1 जो है हमने किराए पे दे रखी है, शॉप 2 वापस किराए पे दे रखी है, और शॉप 3 हमने खुद के बिजनेस में काम में ली है। तो सर इस केस में ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा शॉपिंग मॉल है सपोज, ठीक है ना, ऐसे शॉपिंग मॉल में 50 दुकान हो सकती है। तो ये पूरे शॉपिंग मॉल को, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। आपके माइंड में डाउट आएगा ना एक, तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है कि इसमें डाउट की दिक्कत ही कहाँ है। डाउट तो आ ही नहीं रहा हमारे माइंड में। जो प्रॉपर्टी लेट आउट है उस पे तो हम लगा देंगे IAS 40। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हमने किराए पे रखी है, और अगर खुद के बिजनेस में काम में आ रही है तो ये IAS 16 लगा देंगे, क्योंकि ये क्या जाती है? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, राइट। जैसे इस केस में क्या है, ये शॉप नंबर 3 जो है वो खुद के हमने बिजनेस में काम में लिए। सपोज हमने खुद ने कपड़े की दुकान डाल ली टाइम पास करने के लिए, और बाकी सारी दुकानें हमने किराए पे चढ़ा दी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हो जैसे आपने ये बताया अभी, लेकिन मैं कुछ इसमें एडिशंस करना चाहूंगा जो ये स्टैंडर्ड बोलता है। ये स्टैंडर्ड बोलता है अगर ऐसा केस है, मैं इसे मिक्स प्रॉपर्टी बोल सकता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। अगर ऐसा मिक्स प्रॉपर्टी का केस है तो उस केस में सबसे पहले चेक करो कि सेपरेबल है कि इनसेपरेबल है।
सर ये क्या मतलब हुआ सेपरेबल इनसेपरेबल? सेपरेबल मतलब क्या ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये अलग अलग सेल कर सकते हो क्या, या ये अलग अलग लीज पे दे सकते हो क्या? कौन सी लीज पे? फाइनेंस लीज पे दे सकते हो क्या? क्या बोला मैंने? क्या ये प्रॉपर्टी आप अलग अलग बेच पाओगे? कई बार ऐसा होता है कि ना जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कंडीशंस होती है, ठीक है ना, कि अगर हम किसी को किराए पे देंगे तो वो तीनों एक साथ किराए पे जा रही है, ठीक है ना, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दो एक साथ किराए पे जाएगी ही जाएगी, मतलब सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल है, ठीक है। तो अगर इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल का मतलब कि हम अलग अलग सेल नहीं कर पाएंगे और हम अलग अलग फाइनेंस लीज पे नहीं दे पा रहे, या तो हम अलग अलग सेल नहीं कर पा रहे या अलग अलग फाइनेंस लीज पे नहीं दे पा रहे, ठीक है। और सेपरेबल मतलब हम अलग अलग सेल कर सकते हैं या फिर अलग अलग फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। भाई फाइनेंस लीज क्यों टर्म यूज कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंस लीज पे देना इज एज गुड एज सेल, राइट। क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो लेसर होता है अगर वो फाइनेंस लीज पे दे रहा है, लेसर जो होता है वो फाइनेंस लीज पे देता है, तो उसके यहाँ से प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, क्योंकि वो तो एक तरीके से सेलर की तरह है, उसके पास से तो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए विदा मानी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी सेपरेबल है तो क्या होगा, मतलब वो प्रॉपर्टी अलग अलग किराए पे जा सकती है सारी की सारी, तो उस केस में बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, जो आपने बताया वही ट्रीटमेंट है। उस केस में जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है, ठीक है, किसी और को, तो उस पे तो आप लगाओ IAS 40, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी हमने हमारे खुद के बिजनेस में काम में ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमारे खुद के बिजनेस में काम में आ रही है, व्यापार में काम में आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और उस पर लगा दो IAS 16। शर्त क्या है? शर्त बस यही है कि ये दोनों अलग अलग है। तो अगर सर अलग अलग नहीं है तो क्या करेंगे? तो उस केस में सिंपल है, आप चेक करो सिग्निफिकेंट यूज क्या है उसका, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। इस केस में अगर वो अलग अलग किराए पे या अलग अलग सेल नहीं हो सकती, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में चेक करेंगे सिग्निफिकेंटली क्या वो आपके बिजनेस में यूज आ रही है। आप चेक करो क्या वो सिग्निफिकेंटली आपके बिजनेस में काम में आ रही है, मतलब क्या सिग्निफिकेंटली ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्या सिग्निफिकेंटली ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हाँ सिग्निफिकेंटली ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे ध्यान से सुनना, तो होल प्रॉपर्टी, ये होल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, पूरी की पूरी तीनों दुकानों की बात, तो पूरी की पूरी दुकानों को अपन IAS 16 में ले जाएंगे। क्या बोला? अगर वो प्रॉपर्टी हमारे सिग्निफिकेंटली बिजनेस में यूज आ रही है तो पूरी की पूरी दुकानें जो है सारी की सारी वो हमारी IAS 16 में चली जाएगी। और अगर वो इनसिग्निफिकेंटली यूज आ रही है, ठीक है ना, इसको मैं यहां बना देता हूं, अगर वो इनसिग्निफिकेंट यूज इन बिजनेस है, यूज इन आवर बिजनेस, ठीक है, तो उस केस में हम इसको मानेंगे कि प्रॉपर्टी तो भाई थोड़ा सा हिस्सा केवल बिजनेस में काम में आ रहा है, बाकी इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो किराए पे देना है, तो होल प्रॉपर्टी, तो होल प्रॉपर्टी पे लगाओ IAS 40। समझ में? सुन के एक बार झटका सा लग सकता है आपको, ठीक है ना, ये तो मेरे हिसाब से आ गया होगा फिर भी आपको ये वाला पार्ट तो, लेकिन ये इनसेपरेबल में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं वापस बताता हूं आपको क्या है। अगर प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, अगर प्रॉपर्टी आपके दोनों काम में आ रही है, बिजनेस में भी काम में आती है और आप क्या करते हो, आप अपने किराए पे भी देते हो, तो चेक करो सबसे पहले एक सेपरेबल है कि इनसेपरेबल है। क्या हम दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को सेपरेटली किराए पे दे सकते हैं क्या? अगर प्रॉपर्टी दोनों की दोनों सेपरेटली किराए पे जा सकती है, बस यही चेक करना है, या फिर दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेल सेपरेटली हो सकती है, तो
उस केस में फिर अलग अलग ट्रीटमेंट करो। ठीक है, अलग अलग ट्रीटमेंट क्या, अगर जो हमने रेंट पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है, तो उस पर IAS 40 अप्लाई कर दो, और जो खुद के काम में आ रही है, बिजनेस में काम में आ रही है, तो उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानो और उस पर IAS 16 लगा दो। लेकिन अगर वो सेल या फाइनेंस लीज अलग अलग नहीं हो सकती है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी इस तरीके से अटैच है, ठीक है, कि वो जाएगी तो एक साथ ही जाएगी कहीं पे ना, तो उस केस में हम चेक करेंगे क्या वो आपके सिग्निफिकेंटली बिजनेस में काम में आ रही है क्या। अगर वो सिग्निफिकेंटली बिजनेस में काम में आ रही है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को IAS 16 में ले जाओ। अगर वो इनसिग्निफिकेंटली बिजनेस में काम में आ रही है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे IAS 40 लगा दो। मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बताया, जो स्टैंडर्ड में लिखा है मैंने वो बिल्कुल सीधा सीधा आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आएगा। सर इसका क्या मतलब है कि सेपरेबल इनसेपरेबल का? भाई देखो, कई बार आपने सुना होगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे पास ही एक शॉप थी, बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स था, उसमें कई सारी शॉप्स बनी हुई थी। ठीक है, और उसका जो रास्ता था, गेट था उन सारी शॉप्स का, वो घुसने का एक ही था। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, वो सारी की सारी शॉप्स का इधर ले लेते हैं, एंट्रेंस का गेट एक ही था। ठीक है, एक ही जगह से जा सकते थे, ठीक है, उन शॉप्स में एंटर करने के लिए। तो क्या बताओ वो अलग अलग किराए पे जा पाएगी क्या? नहीं भाई, बिजनेस में दिक्कत आएगी ना अगर अलग अलग, या तो तीनों का सेपरेट गेट होता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप अलग अलग नहीं सेल कर पाओगे या अलग अलग किराए पे नहीं दे पाओगे, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इनसेपरेबल बोलेंगे। बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, मैंने तो आपको एक सिंपल रीजन बताया। ठीक है, और इनसिग्निफिकेंटली यूज इन बिजनेस मतलब क्या है? होल प्रॉपर्टी IAS 40 कि सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मैं आपको बताता हूं। जैसे एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, आपने एक बिल्डर है, उसने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया, DLF ने बनाया। ठीक है, और DLF ने वहां पे 50 दुकानें किराए पे निकाल दी, 50 दुकानें बनाई और सारी की सारी दुकानें किराए पे चढ़ा दी। बस उसने खुद के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए केवल एक शॉप ताकि खुद का ऑफिस बन जाए, ठीक है ना, वहां पे वो ओपन करिए, बाकी सारी की सारी दुकानें जो है वो क्या करी? किराए पे चला दी। तो क्या बताओ, यहां पे हम बोल सकते हैं क्या DLF जो है वो इनसिग्निफिकेंटली यूज कर रहा है बिजनेस में उस प्रॉपर्टी को? राइट, पूरी प्रॉपर्टी में देखा जाए तो इनसिग्निफिकेंटली ही यूज हो रही है, ठीक है, बिजनेस में वो प्रॉपर्टी। तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को किस पे ले जाओगे? IAS 40 पे ले जाओगे आप। राइट, तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो सबसे पहला है सिचुएशन 1, इफ द प्रॉपर्टी इज सेपरेबल, तो IAS 16 विल अप्लाई ओनली ऑन द पोर्शन विच इज यूज इन द ओन बिजनेस एंड IAS 40 विल बी अप्लाइड ऑन द पोर्शन विच इज लेट आउट। कब? अगर वो सेपरेबल है तो। ठीक है, प्रॉपर्टी को कब मानेंगे सेपरेबल? अगर वो पोर्शन जो है वो सोल्ड कर सकते हैं या गिवन ऑन फाइनेंस लीज इजीली, तब अपन मानेंगे, अदरवाइज तो नहीं। सिचुएशन 2, ये सेम केस चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं है तो, अगर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड और गिवन ऑन द फाइनेंस लीज विदाउट सेलिंग द अदर पोर्शन। ठीक है ना भाई, एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो उसे हम इनसेपरेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। उस केस में क्या होगा? स्लाइड देखो आप, अगर वो प्रॉपर्टी नॉट सेपरेबल है तो चेक करो क्या इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है बिजनेस में यूज आ रहा है क्या, मतलब वो प्रॉपर्टी बहुत कम बिजनेस में यूज आ रही है क्या। अगर वो प्रॉपर्टी बहुत कम आपके बिजनेस में काम में आ रही है तो फिर मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको ज्यादातर किराए पे दे रहे हो। भाई खुद के बिजनेस में कम आ रही है काम में, मतलब आप क्या कर रहे हो? उस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज रेंट पे देने के लिए कर रहे हो, तो IAS 40 अप्लाई कर दो। और अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन बिजनेस में यूज आ रहा है तो IAS 16 अप्लाई हो जाएगा पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे। तो इन सेपरेबल में आपको ऐसे अपॉर्शनड करने की जरूरत नहीं है। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। सेकंड केस लेते हैं, अगर प्रॉपर्टी हमने एम्प्लॉइज को रेट आउट करी। आपने देखा है कई बार एम्प्लॉयर जो है, जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, ये जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए प्रॉपर्टी किराए पे देता है, कई बार किराया लेता भी नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान रखो, ध्यान से सुनना है। आप रेंट सुनते ही कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे IAS 40 अप्लाई कर दो सर, क्योंकि आपने क्या बताया था?
मतलब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास में, कि जब भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है तो IAS 40 मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है सर? यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बोलता है IAS 16 अप्लाई होगा। क्या बात कर रहे हो सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगा दिया आपने यहाँ पे भी। मतलब अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी किराए पे देता है ना, या फ्री में प्रॉपर्टी रहने के लिए देता है, किराया वसूल नहीं करता उससे, ठीक है, बोल देता है कि तुम रेंट फ्री रहो। आपने सुना है एक टर्म सुना होगा कभी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, सुना होगा टर्म ये, रेंट फ्री अकोमोडेशन RFA, ठीक है। ये किसको दिया जाता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। तो उस केस में सर आप IAS 16 लगा दोगे? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है, ध्यान सुनना, ऐसा माना जाता है कि देखो एम्प्लॉयर का क्या एम्प्लॉय से, मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ किराया वसूल कर रहा है, सपोज उस प्रॉपर्टी का किराया 20,000 पर मंथ है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बोल रहा है कि तुम तो मेरे को 5,000 रुपये पर मंथ दे दो, ये मार्केट रेंट है, ठीक है। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कितना रेंट वसूल कर रहा है? 5,000 रुपये पर मंथ वसूल कर रहा है। तो क्या यहाँ पे एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय से रेंट कमाना ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं। तो सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्यों दी प्रॉपर्टी किराए पे? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका जो बिजनेस है ना वो स्मूथली रन कर सके, इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट पे प्रॉपर्टी देता है, रेंट पे देता है या फ्री में रहने के लिए देता है। कोई बेच नहीं रहा है, गिफ्ट नहीं कर रहा है हमेशा के लिए ना, ध्यान रखना, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है ठीक है भाई रह ले, या तो फ्री में रह ले या कम रेंट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में ये स्टैंडर्ड बोलता है कि IAS 16 अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो एम्प्लॉयर के कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज आ रही है। आप एक एग्जांपल सुनो, आपने देखा होगा कभी कि हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में क्योंकि डॉक्टर्स जो है, क्योंकि इमरजेंसी वर्क है पूरा का पूरा, तो डॉक्टर्स की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो हॉस्पिटल्स अपने प्रीमाइसेस के अंदर ही डॉक्टर्स के रहने के लिए अलग से अकोमोडेशन बनाते हैं और उसमें डॉक्टर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या जो हॉस्पिटल है, मतलब जो ओनर है हॉस्पिटल का, क्या वो ये चाहता है कि डॉक्टर आसानी से रह पाए? नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कभी भी ड्यूटी के लिए तैयार रहें, ठीक है ना, इजीली ड्यूटी कर सकें, कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आपने इस तरीके से देखा होगा जो स्कूल्स होते हैं उसमें कई बार टीचर्स को स्कूल में कॉलेजेस में अकोमोडेशन दे दी जाती है। वही मेन बात क्या है कि टीचर जो है वो, अगर कई बार डे बोर्डिंग स्कूल होता है, आपने देखा होगा हॉस्टल्स होते हैं इस तरीके से, तो जो टीचर हैं वो कभी भी हमेशा अवेलेबल रहें, बेसिक बात ये है। तो आपको समझ में आ गया हो। तो इस केस में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रेंट ले भी रहा है, चाहे वो मार्केट रेट से ले चाहे मार्केट रेट से कम ले, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, हम तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लेंगे, ठीक है ना। IAS 16 लगाएंगे, IAS 14 अप्लाई नहीं करेंगे। सर ये हम इतना विवाद क्यों करते हैं कि IAS 16 और IAS 40 के अंदर? देखो कई डिफरेंसेस आएंगे आगे ना, अभी तो मैं क्या बताऊं आपको, बट हम पढ़ेंगे कि आगे कुछ डिफरेंसेस आएंगे IAS 40 और IAS 16 के अंदर, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये दोनों का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना डायरेक्टली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं बिना ये समझे कि इसका स्कोप क्या है इस स्टैंडर्ड का। तो बेसिक हम बात कर रहे हैं कि इस पे स्कोप पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये आपके कॉलेजेस में या स्कूल में या फिर मतलब कॉलेजेस में या फिर प्रोफेशनल एग्जाम में ये चीज काम आए या नहीं आए, लेकिन आप ये मान के चलना जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये आपके इंडस्ट्री में जरूर काम में आएगा। जब आप जॉब में जाओगे तो आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी कि हाँ अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊं, कौन से स्टैंडर्ड में लेके जाऊं, तब आपको ये क्लासें जो है वो यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से डायरेक्टली मैंने निकाला है। केस नंबर 3, एंसिलरी सर्विसेज। आपने सुना है कि
जो ऑफिस होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस बोल सकते हो, या फिर आप छोड़ो, अपन तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंसिलरी सर्विस क्या होते हैं? एंसिलरी सर्विसेज, अब पहले तो मीनिंग डिस्कस करते हैं एंसिलरी सर्विसेज का क्या होता है। जैसे जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी किसी पर्सन को, किराए पे दे दी, किराएदार रेंट पे कर रहा होगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब क्या हुआ कि ओनर जो है, ओनर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टेनेंट को। जैसे वो मान लो कोई शॉपिंग मॉल है, पूरा का पूरा, है ना, ठीक है, तो शॉपिंग मॉल में लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, एस्केलेटर्स लगे होते हैं, शॉपिंग मॉल में लाइट्स लगी होती है। मैं इस जो दुकान है उसकी लाइटों की बात नहीं कर रहा है, मैं पूरे मॉल की कॉमन लिफ्ट होती है, कॉमन एस्केलेटर्स होगा, लाइट्स होंगी, है ना, कुछ क्लीनिंग चार्जेस होंगे, ये सब सर्विसेज ओनर देता होगा नहीं देता होगा टेनेंट को। तो बताओ ये जरूरी है या नहीं है? जरूरी है सर, यस, इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये इनसिग्निफिकेंट है, ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उस केस में हम इस पूरी प्रॉपर्टी को IAS 40 में क्लासिफाई कर लेंगे। किस में क्लासिफाई कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर लेंगे, क्योंकि यहां पे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? रेंट कमाना, ठीक है ना। ये सब जो चीजें दी जा रही है ये तो एक इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं, है ना। ये बिजनेस का पार्ट जरूर है लेकिन ये मेजर पार्ट नहीं है। सर सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है फिर? आपने देखा है होटल्स, होटल भी जो है वो रेंट वसूलते हैं, ठीक है ना, टैरिफ वसूलते हैं। किससे? जो भी वहां पे पर्सन टूरिस्ट आते हैं रुकने के लिए, उनसे, ठीक है। होटल भी रूम क्या करते हैं? रूम्स देते हैं और टैरिफ रिकवर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि होटल कई बार बहुत बड़े होते हैं और उसमें उन होटल रूम के अलावा बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। और वो सर्विस हो सकता है बहुत ही मेजर सर्विसेज हो, जैसे मान लो कि उसमें मान लो ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, ठीक है, उस रूम के साथ। आपने देखा होगा कि हर रूम के साथ ये ऑप्शन होता है। और भी बहुत सारी दुनिया भर की सर्विसेज होती है। मान लो जो होटल है या वो रिजॉर्ट टाइप है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, कई एकड़ में, 20 एकड़ में, 30 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसलिए जो वहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, एक व्हीकल खड़ा हुआ है और वो व्हीकल जो है वो उस टूरिस्ट को घुमाता है, ठीक है, तो ये भी सर्विस हो सकती है। उसमें गार्डन बना हुआ है, उसमें आप खेल भी सकते हो, ठीक है, बच्चों के लिए प्ले जोन भी है वहां पे। होता है नहीं होता कई बार रिजॉर्ट्स में, होटल्स में इस तरह की सर्विसेज आपने देखा होगा कॉमन होती है अपन जब जाते हैं तो। और भी 25 तरह की सर्विसेज होती हैं, अब आप ज्यादा जानते होंगे, है ना, ठीक है। तो क्या ये सर्विसेज अगर सिग्निफिकेंट है, अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तो इस केस में हम IAS 16 अप्लाई करेंगे पूरे होटल प्रॉपर्टी पे। एक बार जब मैंने ये IAS 40 का स्टैंडर्ड का एक वीडियो बनाया था, पिछली बार की बात है, और यूट्यूब पे पब्लिक किया था, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर होटल प्रॉपर्टी जो है, वो कमेंट आज भी मेंशन है उस वीडियो पे, कि सर अगर होटल प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि होटल्स में रूम जो है वो किराए पे दिए जाते हैं, तो उस केस में IAS 16 लगेगा कि IAS 40 लगेगा? तो देखो अगेन किराए से कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो वो किराया नहीं होता एक्चुअल में। क्या कोई लीज एग्रीमेंट होता है क्या भाई? ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज की बात होती है कि जब अपन होटल लेने जाते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतना ही तो होटल लेते हैं, बसने थोड़े जाते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो एक तरीके से रूम क्या कर रहे होते हैं? सोल्ड कर रहे होते हैं। वो बेसिकली रूम को क्या करते हैं? बेचते हैं,
हर रात वो रूम को क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में वो प्रॉपर्टी जो होटल की प्रॉपर्टी है या वो रूम्स हैं उस पर क्या अप्लाई होता है, IAS 16। उसे आप किराया नहीं कह सकते, उस पर आप IAS 40 नहीं अप्लाई कर सकते। समझ में आया क्या? तो होटल इंडस्ट्री में कभी भी आप IAS 40 अप्लाई नहीं करना है आपको, चाहे भले आपको किराया वर्ड आपके माइंड में आ रहा है लेकिन वो एक्चुअल में किराया नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाएं। अब ये बताओ ये चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कल को आप होटल इंडस्ट्री में जाओगे और आपको ये कंफ्यूजन है कि यार किराए पे दिया जा रहा है, तो यही चीजें तो काम आएगी आपके। तो एंसिलरी सर्विस में आपको ध्यान रखना है क्या, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है। अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट है, सॉरी इनसिग्निफिकेंट है और ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट है, तो अगर ये सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है तो IAS 40 अप्लाई कर दो होल प्रॉपर्टी पे, और ये सर्विसेज अगर सिग्निफिकेंट है तो IAS 16 अप्लाई कर दो होल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। समझ में आ गया? कौन सी सर्विसेज की बात चल रही है? एंसिलरी सर्विस की बात चल रही है। जैसे होटल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि सर्विसेज सिग्निफिकेंट होती है, और जैसे मैंने बताया लिफ्ट, मेंटेनेंस, है ना, ये सब चीजें जो है, एस्केलेटर्स वगैरह, भाई इन सब का खर्चा होता है ना। जो भी शॉपिंग मॉल है उसके अंदर लिफ्ट लगे होता है, मेंटेनेंस, तो ये किससे वसूलते हैं? ये वहां पे जो दुकानें होती है ना उनसे वसूला जाता है। ये जो इतना बड़ा मॉल होता है उसमें बहुत सारी जो शॉप्स होती हैं उनसे उसका जो एस्केलेटर होता है, जो लिफ्ट लगी होती है, उन सब का एक तरीके से अपॉर्शन्ड करके कुछ अमाउंट वसूला जाता है, ठीक है। लेकिन वो उनका मेन काम नहीं है, मेन काम तो उनका दुकानें किराए पे देने का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मेन काम तो जैसे मैंने बताया किड्स जोन है, या फिर आप प्ले जोन होता है, जिम भी होता है, तो ये सब चीजें इनका एक मेन, भाई पर्सन जा रहा है केवल होटल में रुकने तो जा नहीं रहा, रिलैक्स करने जा रहा है वो तो, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज, ब्रेकफास्ट है, तो ये सारी सर्विसेज सिग्निफिकेंट हो सकती है। स्टिल ये बोलता है कि सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट जो है ये किस पे डिपेंड है? जजमेंट पे डिपेंड है। ये किस पे डिपेंड है? ये जजमेंट पे डिपेंड है। क्लियर हो गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जैसे मैंने लिखा, ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज टू द टेनेंट, तो जनरली इसको इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड में लिख रखे हैं, एग्जाम्पल है ना, IAS 40 अप्लाई होगा। और दूसरा, अगर an entity that owns and operate a hotel and provide services to the guest of the hotel such as property would be classified as owner occupied property, तो IAS 16 लग जाएगा, because it is their business to provide these, ठीक है ना, क्योंकि उनका ये बिजनेस है ये सब चीजें करने का, ठीक है। होटल करना क्या होता है उसका? होटल देना एक तरीके से उसका, होटल में रूम रेंट करना होटल का वो बिजनेस है, कोर बिजनेस है वो, तो IAS 16 अप्लाई हो जाएगा। तो वहां पे आप कभी भी IAS 40 अप्लाई मत करना, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, आज का लास्ट, अगर प्रॉपर्टी लीज आउट करी सब्सिडरी ने होल्डिंग को, होल्डिंग ने सब्सिडरी को, तो क्या होगा? डिस्कस करते हैं। सर एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। होल्डिंग ने प्रॉपर्टी दी है, मतलब होल्डिंग कौन है? ओनर। तो सर इस पे तो हम लगा देंगे IAS, बताओ कौन सा, क्योंकि ये ओनर है प्रॉपर्टी का, किराए पे दे रहा है प्रॉपर्टी, IAS 40 लगा देंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव तो क्या है? किराया कमाने का, ठीक है। और सब्सिडरी जो है वो बेसिकली किराए पे ले रहा है प्रॉपर्टी, तो वो तो एक सिंपल टेनेंट है, तो वो तो किराया पे कर रहा है, ठीक है। इसके आप ये थोड़ा कोई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। बात किसकी चल रही है? ऑपरेटिंग लीज की। याद है क्या आपको? हमने डिस्कस किया था भाई, फाइनेंस लीज होता तो होल्डिंग के तो बुक से ही असेट्स चली जाती, या कोई भी पर्सन जो लेसर होता है उसकी बुक से ही असेट्स चली जाती है फाइनेंस लीज के केस में। कि सारी बातें जो चल रही है किराए विराए की, ये सारी बातें किस केस में चल रही है? ऑपरेटिंग लीज के केस में चल रही है। तो वापस बताता हूँ, एक होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी को किराए पे दे दी प्रॉपर्टी, सिंपली बात ये, ठीक है ना, तो उसे अपन ऑपरेटिंग लीज ही बोलते हैं। तो उस पर क्या अप्लाई होता है? IAS 40 अप्लाई हो जाएगा होल्डिंग के केस में, ठीक है। अब सब्सिडरी मान लो उसे अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहा है, तो आपको पता है होल्डिंग सब्सिडरी के केस में दो तरीके से अकाउंट्स बनते हैं। सर दो तरीके से क्या? एक तो होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है?
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट्स अलग बनाती है, सब्सिडरी कंपनी अपने अकाउंट्स अलग बनाती है, इसे क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन हर जगह पे एक रिक्वायरमेंट और होती है कि आपको अकाउंट्स कंसोलिडेट करके भी बनाने हैं, और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कौन बनाती है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या करती है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के अकाउंट्स को अपने अंदर मर्ज कर लेती है। कंसोलिडेशन अभी नहीं पढ़ रहे, बस मैंने बिल्कुल बेसिक आइडिया दिया कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होल्डिंग भी बनाती होगी और सब्सिडरी भी बनाती होगी, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाती होगी? होल्डिंग कंपनी बनाती होगी। तो मैंने क्या बताया अभी आपको? होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब होल्डिंग की खुद की बुक्स में वो प्रॉपर्टी पे क्या स्टैंडर्ड लगेगा? IAS 40 अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है? अब आएगी कुछ नई बात, है ना, कुछ एक्स्ट्रा बात अब अपन पढ़ेंगे। एक शब्द होता है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, कि भाई आपस में दो कंपनियां ट्रांजैक्शन कर रही है। ठीक है, तो हम उस केस में ट्रांजैक्शन को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को प्रॉपर्टी किराए पे दी और जब होल्डिंग ने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, SFS बनाए, तो उस केस में बिल्कुल सही बात है, होल्डिंग ने उस प्रॉपर्टी को किस में दिखा दिया? IAS 40 में दिखा दिया, बोल दिया कि भाई ये तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मैंने किराए पे दे दी। लेकिन जब हम ग्रुप के अकाउंट्स बनाएंगे, जब हम ग्रुप के पर्सपेक्टिव से कोई चीज देखते हैं, है ना, जब हम कंसोलिडेट करके अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम कंसोलिडेट करके अकाउंट्स बनाते हैं, तो उस केस में जो असेट्स है वो ग्रुप के अंदर ही काम में आ रही है। मुद्दे की बात यह है, क्या बात है? वो उस केस में जो असेट्स है वो ग्रुप के अंदर ही काम में आ रही है। भाई होल्डिंग ने सब्सिडरी को प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो वो देखा जाए तो ग्रुप के अंदर ही तो काम में आ रही है। होल्डिंग सब्सिडरी अलग अलग थोड़े हैं, ठीक है ना। जब हम कंसोलिडेट करते हैं, तो जब आप ग्रुप के अंदर ही काम में आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो ये रेंट पे दी है? तब तो इस पे क्या अप्लाई होगा? PPE, मतलब IAS 16। क्या गजब की बात है, बात समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर प्रॉपर्टी हमारे ग्रुप के अंदर ही काम में आ रही है, तो हमने क्या लगा दिया? उस पर IAS 16 लगा दिया। और अगर प्रॉपर्टी अलग अलग देखा जाए, होल्डिंग सब्सिडरी की बुक्स में अलग अलग देखा जाए, तो फिर तो IAS 16 अप्लाई हो जाएगा होल्डिंग की बुक्स में। और सब्सिडरी तो बेसिकली किराएदार है, वो तो किराया पे कर रहा है, तो वो तो रेंट पे करने की जैसे एंट्री डालता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट, अलग अलग बुक्स में, है ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन कंसोलिडेशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, कंसोलिडेट करते ही आपको IAS 16 अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन एक बार SBR में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कंसोलिडेट करते समय होल्डिंग जो है वो उसको बोलेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरे ग्रुप में ही काम में आ रही है, सब्सिडरी तो काम में ले रही है, तो किराया तो कहीं आ ही नहीं रहा। सब्सिडरी से होल्डिंग को किराया जा रहा है, होल्डिंग रिसीव कर रहा है एक तरीके से किराया, कुछ भी नहीं, नेट। समझ में आएगा? तो आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, बताओ क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, देखो मैं वापस आपको बता देता हूं। अगर प्रॉपर्टी पार्टली यूज फॉर बिजनेस है और पार्टली लेट आउट है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर प्रॉपर्टी कुछ लेट आउट पोर्शन है, कुछ प्रॉपर्टी हमने बिजनेस के काम में ली है, तो चेक करो सेपरेबल है कि इनसेपरेबल है, और सेपरेबल है तो अलग अलग लगा दो स्टैंडर्ड, और इनसेपरेबल है तो चेक करो क्या वो सिग्निफिकेंटली यूज आ रही है बिजनेस में या इनसिग्निफिकेंटली यूज आ रही है बिजनेस में। अगर वो सिग्निफिकेंटली बिजनेस में यूज आ रही है तो IAS 16 लगाओ, अगर वो इनसिग्निफिकेंटली बिजनेस में यूज आ रही है, मतलब बिजनेस में बहुत कम यूज आ रही है, तो IAS 40 लगा दो। अगर प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है एम्प्लॉइज को या फ्री में दे रखी है एम्प्लॉइज को, तो उस पर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा, IAS 16 अप्लाई होगा। एंसिलरी सर्विस है, तो एंसिलरी सर्विस के केस में आपको चेक करना है कि वो एंसिलरी सर्विस सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। अगर छोटी मोटी सर्विस है, इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो IAS 40 लगाते चलो। और अगर वो सिग्निफिकेंट है, जैसे होटल इंडस्ट्री केस में होता है, तो पूरे पे IAS 16 लग जाएगा। अगर प्रॉपर्टी लीज करी सब्सिडरी और सब्सिडरी को, या सब्सिडरी ने पेरेंट को कर दी या पेरेंट ने सब्सिडरी को कर दी, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वाइसा वर्सा भी हो सकता था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया होल्डिंग ने सब्सिडरी को करी, ऐसा भी हो सकता था सब्सिडरी ने होल्डिंग को करी, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या लगाना है, IAS 40, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लगाना है आपको, IAS 16, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया, ये सारा स्कोप की सारी बातें खत्म हो गई। आप रिवाइज करिए इस टॉपिक को। थैंक यू।